जरा सोचिए, एक ऐसा समाज जहां कोई राजा नहीं, कोई खानदानी शासक नहीं, फिर भी सब कुछ एकदम व्यवस्थित तरीके से चलता है। आज हम झारखंड की मुंडा जनजाति की एक ऐसी अनोखी और बहुत पुरानी स्वशासन व्यवस्था की दुनिया में चलने वाले हैं। सवाल तो बहुत बड़ा है ना? कि बिना किसी राजा के, बिना किसी विरासत में मिली सत्ता के, एक समाज खुद को आखिर चला कैसे सकता है? सुनने में ये शायद नामुमकिन सा लगता है, लेकिन मुंडा शासन व्यवस्था हमें दिखाती है कि ये न सिर्फ मुमकिन है, बल्कि सदियों से सफलतापूर्वक काम भी कर रहा है। तो चलिए मिलकर इस कमाल की व्यवस्था की परतों को खोलते हैं। इसे समझने के लिए हमें बिल्कुल इसकी बुनियाद से शुरू करना होगा, जो कि सबसे छोटी लेकिन सबसे अहम इकाई है। इस पूरी व्यवस्था की जड़ें हैं खूंट में, जिसका सीधा सा मतलब है परिवार। मतलब ऐसे समझिए कि जैसे एक एक ईंट जोड़कर एक मजबूत दीवार बनती है ना, ठीक वैसे ही हर एक परिवार इस पूरे सामाजिक और प्रशासनिक ढांचे की नींव का पत्थर है। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। तो जब ये परिवार, ये खूंट एक साथ आकर बसते हैं तो क्या होता है? वो मिलकर कुछ बड़ा बनाते हैं, एक आत्मनिर्भर गांव। आइए देखते हैं कि ये शक्ल कैसे लेता है। और यहीं पर असली जादू शुरू होता है। जिन परिवारों ने मिलकर गांव बसाया, वही परिवार मिलकर अपनी खुद की एक परिषद बनाते हैं, जिसे कहते हैं हाथू पंचायत। मतलब कोई बाहरी ताकत नहीं, ये समुदाय के लोगों द्वारा, समुदाय के लोगों के लिए ही बनाया गया एक गवर्निंग सिस्टम है। तो ठीक है, अब हमारे पास एक गांव है और उसकी अपनी पंचायत भी है, पर सवाल ये है कि इसे चलाता कौन है? यहाँ कोई एक अकेला राजा या शासक नहीं है, बल्कि दो मुख्य लीडरशिप रोल्स हैं, जिनके काम बहुत ही साफ साफ बटे हुए और बैलेंस्ड हैं। यहाँ पर ना लीडरशिप की एक बड़ी शानदार पार्टनरशिप देखने को मिलती है। मुंडा गांव के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, जो सारी बैठकों को लीड करते हैं, और उनके साथ हैं पायहन, जो सिर्फ उनके असिस्टेंट नहीं है, बल्कि उनकी गैर मौजूदगी में पूरी की पूरी जिम्मेदारी भी संभालते हैं। ये दोनों मिलकर गांव का कामकाज एकदम स्मूथ चलाते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिस्टम सिर्फ एक गांव की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे कई बड़े लेवल तक फैला हुआ है। जब कई गांव एक साथ आते हैं तो वो मिलकर एक और बड़ी परिषद बनाते हैं। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए, सब कुछ खूंट यानी परिवार से शुरू हुआ। इन परिवारों ने मिलकर बनाई हाथू पंचायत या ग्राम परिषद, और फिर कई गांवों ने मिलकर बनाया पढ़ा नाम की एक पावरफुल रीजनल काउंसिल। ये सत्ता का जमीन से ऊपर उठने का, मतलब ग्रासरूट लेवल से बनने का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो इस पढ़ा का असली काम क्या है? इसे एक तरह की सुप्रीम कोर्ट की तरह समझ सकते हैं। जब गांवों के बीच कोई ऐसा झगड़ा हो जो लोकल लेवल पर नहीं सुलझ पा रहा हो, तो पढ़ा ही वो आखिरी जगह है जहां न्याय और समाधान मिलता है। अच्छा, तो इतनी बड़ी और इतनी जरूरी परिषद को चलाता कौन होगा, और क्या इसमें और भी खास पद होते हैं? चलिए अब इस लीडरशिप के ढांचे को और करीब से देखते हैं। इस पढ़ा पंचायत के सबसे ऊंचे पद पर होते हैं पढ़ा राजा। ये पद इस पूरी इंटर विलेज काउंसिल के सुप्रीम लीडर का है, जिनके पास आखिरी फैसला लेने का अधिकार होता है। और अब आता है इस पूरी व्यवस्था का सबसे सबसे जरूरी और कह सकते हैं कि क्रांतिकारी पहलू। ध्यान से सुनिए, पढ़ा राजा का पद खानदानी नहीं होता है, इसका चुनाव होता है। ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है। ये इस पूरे सिस्टम के गहरे लोकतांत्रिक मिजाज को दिखाता है। यहाँ सबसे बड़ा पद विरासत में नहीं, बल्कि काबिलियत और समुदाय की सहमति से मिलता है। अब देखिए, कोई भी बड़ा लीडर अकेले तो काम करता नहीं है ना? पढ़ा राजा भी नहीं। उनके पास अपनी एक पूरी टीम होती है। दीवान उनके मंत्री की तरह काम करते हैं, जो उनके आदेशों को लागू करवाते हैं। वहीं पुरोहित सामाजिक और धार्मिक मामलों को देखते हैं, जैसे किसी को समाज में वापस शामिल करने के लिए शुद्धि समारोह करवाना। और अगर किसी को लगे कि ये सिस्टम बस यहीं तक है, तो ऐसा नहीं है। कुछ इलाकों में तो ये और भी विशाल रूप ले लेता है, जहां 22 पढ़ा मिलकर एक सुप्रीम काउंसिल बनाते हैं। ये दिखाता है कि ये सिस्टम कितना फ्लेक्सिबल और ऑर्गेनाइज्ड है, जो छोटे से लेकर बहुत बड़े लेवल तक काम कर सकता है। तो इस पूरी कमाल की व्यवस्था को समझने के बाद आखिर इससे सीखने को क्या मिलता है? इसकी कामयाबी का राज क्या है? चलिए इसके मूल सिद्धांतों को एक साथ समेटते हैं। अगर हम इसे समेटें तो 4 खास बातें सामने आती हैं। पहली, ये पूरी तरह समुदाय केंद्रित है। इसकी ताकत लोगों से आती है, परिवार से शुरू होकर। दूसरी, यह लोकतांत्रिक है, जहां नेता चुने जाते हैं, थोपे नहीं जाते।
तीसरी, ये बेहद संरक्षित है, हर किसी की भूमिका एकदम साफ है। और चौथी, ये विस्तार योग्य है, जो किसी भी आकार के समुदाय के लिए काम कर सकती है। ये सब मिलके वाकई एक बहुत प्रभावशाली मॉडल बनाते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था सिर्फ एक इतिहास का पन्ना नहीं है, ये शासन का एक पूरा दर्शन है। और ये हमें आज के दौर में एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि समुदाय और आपसी सहमति पर बने ये प्राचीन लोकतंत्र हमारी आज की मॉडर्न गवर्नेंस प्रणालियों को क्या सिखा सकते हैं। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।